चलिए बात करते हैं अब हमारे अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट की। उसमें सबसे पहला और ओवरऑल 4th नंबर पे आता है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है यार? देखो, हम फर्स्ट डे से आपको बता के चल रहे हैं, अकाउंटिंग जब हमने स्टार्ट की थी, कि बिजनेस अलग है और बिजनेस को स्टार्ट करने वाला पर्सन यानी ओनर अलग है। दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, दोनों सेपरेट पर्सन है। बिजनेस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओनर एंड ओनर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, ऑल्दो मालिक है, स्टार्ट किया है, तो उसके कुछ राइट्स रहेंगे ऑब्वियसली, बट दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। क्या कहना चाहता है सुनिएगा, कह रहा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट या अकॉर्डिंग टू दिस, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। हमने पहले ही बात यही करी है कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स, कोई भी पार्टी हो, बिजनेस टोटली डिफरेंट है। अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में बात करूं, इन अदर वर्ड्स, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम बिजनेस ही ओन्स। ऑब्वियसली ये तो है ही, हमने भी तो बताया कि बिजनेस यूनिट शुड हैव अ कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। हमारी बुक्स भी अलग रहती हैं, ऑब्वियसली ये बात है, हम बुक बिजनेस की बनाते हैं। एंड वी हैव टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोप्राइटर। बिजनेस में जो घटनाएं घट रही हैं वो हमें नोट करनी है, जैसा बिजनेस का ओनर चाहता है वैसा नहीं। तो प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड। ओनर ने जो भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसकी, फर्म की, यानी वो लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, दिस कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। तो आप कह के चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? तो ये है मेरा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जहां पे मैंने बात करी कि मेरा बिजनेस अलग है, बिजनेस ओनर अलग है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगले कंसेप्ट की, जो है मेरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, यार एक बात बताओ, अकाउंटिंग हम मनी की टर्म्स में ही करेंगे। ठीक है, तो कह रहा हर वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जिसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, जिसको हम मनी की टर्म्स में नहीं डाल सकते, मेजर नहीं कर सकते, वो ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली दोस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, हर वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट की बात करेंगे जो रिकॉर्ड करने हैं, जो कैपेबल है ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कह रहे एन इवेंट इवन दो इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द बिजनेस, फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे इन द बुक्स ऑफ बिजनेस अनलेस इट्स इफेक्ट्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर हम उसके इफेक्ट को मनी की मेजरमेंट में नहीं कर सकते, मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि एक्यूरेटली हम उसकी मनी टर्म्स या मनी वैल्यू डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसलिए मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि ये इंपॉर्टेंट होने के बाद भी रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। कह रहा क्वालिटी और कैलिबर ऑफ द मैनेजमेंट, मेरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, उनका कैलिबर बहुत बढ़िया है। ठीक है, एंटरप्राइज की इमेज बहुत अच्छी है, कितने की इमेज है अभी हम नहीं कर पाएंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, मेरी लेबर ने स्ट्राइक कर दी, मुझे प्रॉफिट का लॉस हुआ, पर मुझे क्या पता मैं कितनी सेल्स कर पाता। ठीक है, तो मैं उसे भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। या फिर मैं बात कर रहा हूं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की, कैपेबिलिटीज की। ठीक है, मेरे पास स्टाफ कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं कैसे मेजर कर सकता हूं उनकी कैपेबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी। आई बात समझ में? तो ये हो गया मेरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मेरा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। बेटा यार एक बात बताओ, हमने बिजनेस स्टार्ट किया और जब पता नहीं कब जाके हमारा बिजनेस बंद होगा, अगर हम उतने बड़े इंटरवल की अकाउंटिंग एक साथ करेंगे तो हमारे लिए क्या फायदा? प्रॉफिट लॉस हम कुछ नहीं असरटेन कर पाएंगे, सीधा एक ही बार जाके 8, 10, 20, 50 साल, पता नहीं जब बिजनेस बंद हो या हो भी ना, तब असरटेन कर पाएंगे। इसलिए हमने उस लॉन्ग पीरियड को डिवाइड किया है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जो कि जनरली 12 मंथ्स का होता है। आई बात समझ में? हाँ जी सर आ गई। क्या कहना चाहता है? कह रहा है एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। हाँ, पता नहीं यार हम कब तक चलाएं उसको। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड द ट्रू रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन कैन बी असर्टेन ओनली व्हेन द बिजनेस इज कंप्लीटली वाउंड अप, जब हम उसको बंद करेंगे। ठीक है, बट असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड विल बी लिटिल यूज। हमारे लिए क्या काम का यार, बीच में लॉसेज होते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, 12 मंथ्स पीरियड इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस, इसलिए हम इसमें 12 मंथ्स का पीरियड लेके चलते हैं। ठीक है, जो कि हो जाता है हमारा 1 अकाउंटिंग ईयर। आई बात समझ में? हाँ जी सर समझ आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट।
यार इस कंसेप्ट में हमें क्या समझना है सर? यारों एक बात समझो मेरी, ये कंसेप्ट सिंपली कहता है कि जो हमारे एसेट्स है ना, हम बस उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, और ओरिजिनल कॉस्ट जब हमने एसेट एक्वायर करी होगी वो बहुत पुरानी होगी, इसलिए उसका नाम पड़ गया, हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। सिंपल सिंपल सी बात है। क्या कहता है सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड, जिस प्राइस पे हमने इसको एक्वायर किया था। ठीक है, समझ आई बात? हाँ जी, कह रहा है दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेट टू द पास्ट, पास्ट से रिलेट करती है, सो इट इज रेफर टू हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसलिए हम इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट बात करते हैं। क्या है, चलते हैं और मैं आपको बता दूं उस कॉस्ट प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखना क्या कह रहा है, एज पर कॉस्ट कंसेप्ट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड in the books of accounts at their purchase price which includes, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने की उसकी एसेट की प्राइस थी, प्लस उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑब्वियसली उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज, हर वो प्राइस, हर वो कॉस्ट जो हमने इनकर किया है उस एसेट को इंस्टॉल करके रेडी बनाने के लिए अपने बिजनेस में। आई बात समझ में? हाँ जी, यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 16 है आपकी बुक का, डीके गोयल का। सो उसमें ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा काम की रहेंगी, किस कॉस्ट पे एसेट को रिकॉर्ड करके उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई है। तो करते हैं अगले कंसेप्ट की बात। क्या है मेरा अगला कंसेप्ट, आइए समझना, एक सेकेंड, आइए समझना। कह रहा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट, सिंपल बात समझना, और बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, और इस सिस्टम को बोलते हैं ड्यूअल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? ड्यूअल एंट्री सिस्टम। हमारा पूरा अकाउंट ड्यूअल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ड्यूअल एंट्री सिस्टम पे बेस कर रहे हैं, एक चैप्टर को छोड़ के जो आपकी लास्ट चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम। उसके अलावा पूरे अकाउंट्स में आप ड्यूअल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड अकाउंटिंग करने वाले हो। क्या कहना चाहता है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्यूअल एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट होंगे। कह रहा है इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स, एटलीस्ट टू अकाउंट्स। इन वन अकाउंट इज डेबिटेड, एक अकाउंट डेबिट होगा तो अदर मस्ट बी क्रेडिटेड, अगला क्रेडिट हो जाएगा। दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। उसके बेस पे हमने एक इक्वेशन बनाई जो कि टोटली यूज होने वाली है आपके चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन में। क्या है वो? कह रहा है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यही है हमारा ड्यूअल एंट्री सिस्टम। आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ आती है। चलिए आगे, फिर सिंपल कंसेप्ट चल रहे हैं आपके हिसाब से, मुझे तो नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस से आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी। नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए बात करते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। कब रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा? ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। इसको रिलेट करना अपने एक्रूअल बेसिस से थोड़ा बहुत। क्या कह रहा है? रिवेन्यू मींस द अमाउंट इज एडेड टू द कैपिटल। वो रिवेन्यू का मतलब क्या है? वो अमाउंट जो कैपिटल में ऐड होगा एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, विच इज एडेड to capital as a result of business operation. Revenue is earned by sale of goods or by providing of service. Obviously revenue को हम क्या बोल रहे हैं? हमने जब सेल्स ऑफ गुड किया या प्रोवाइड की सर्विस। तो कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइंस द टाइम, ये कब बताएगा? डिटरमाइंस द टाइम और पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, जहां पे हमें, जिसमें हमें रिवेन्यू को रिकॉर्ड करना है या रियलाइज कराना है। रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज व्हेन द टाइटल, इसको मैं मार्क करना चाहूंगा, बॉक्स में डालना चाहूंगा, व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ गुड्स, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, तार भी लगा देते हैं आपके लिए। ओनरशिप ऑफ गुड्स, ठीक है, हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर, जिसने परचेज की है उसको ट्रांसफर हो गई है, एंड व्हेन ही हैज ऑल लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट, अब वो लायबल है उस अमाउंट को पे करने के लिए भी। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आती है। As per this concept, यानी revenue recognition concept, advance received against sale, हमें कोई सेल्स के अगेंस्ट एडवांस रिसीव हुआ है तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड एज सेल, उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे सेल्स में। सेकंड पॉइंट कह रहा है क्रेडिट सेल्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, उसे हम ट्रीट करेंगे रेवेन्यू। ऑन द डे सेल्स आर मेड
एंड नॉट व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द बायर, तब नहीं जब हमें अमाउंट रिसीव होगा। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं रही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये था हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा, अब हम एंड की तरफ चल रहे हैं, अपने अजम्पशंस की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या है समझना, सिंपल है, आपको मैच कराना है और कुछ नहीं कराना। रिवेन्यू से किसको? एक्सपेंस को। रिवेन्यू से एक्सपेंस को, सिंपल, इतना ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रिवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रिवेन्यू ओनली। जो कॉस्ट रिलेट करते हैं, हमें क्या कर रहा है? कॉस्ट इक्वल टू रिवेन्यू वाला कंसेप्ट पीरियड के लिए। ठीक है, जिस पीरियड की बात कर रहे हैं पीरियड वाइज वही रिवेन्यू होना चाहिए। अकॉर्डिंगली द मैचिंग कॉस्ट विद रिवेन्यू, ठीक है, द मैचिंग कॉस्ट विद रिवेन्यू, फर्स्ट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, पहले रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे एंड देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। उसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट हमने इनकर की है उस रिवेन्यू के रिगार्डिंग हम उसको नोट कर देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, सिंपल। आपको पीरियड वाइज देखना है, अगर आपने रिवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया तो उससे मैचिंग आपको एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है। लास्ट हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है, क्या कहता है? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट है ये। ऑब्जेक्टिविटी सिंपल कह रहा है यार, जो भी अकाउंट्स बना रहा है ना उसको ऑब्जेक्टिविटी से काम करना है, सीधा बायस नहीं होना, पर्सनल बायसनेस नहीं दिखानी है, इतनी सी बात कहना चाहता है। सिंपल है सर, ये छोटी छोटी बातों के लिए कंसेप्ट बना दिए। हाँ जी बिल्कुल बना दिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके, हर जगह एक ही बात की जाए। कह रहा दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस ऑफ आइदर मैनेजमेंट, या तो मैनेजमेंट की बात करें, और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर्स द अकाउंट, या मैनेजमेंट दूसरा, अकाउंटेंट जो उसको प्रिपेयर कर रहा है। बेटा ऑब्वियसली यार सीधी सी बात है, एक बात बताओ, पर्सनल बायसनेस कहां आ सकती है? पर्सनल बायसनेस वहां आ सकती है जहां अकाउंट्स किसी के हाथ में जाएंगे, या तो मैनेजमेंट के हाथ में जाएंगे या फिर अकाउंटेंट वो बना रहा है उसको, तो अपनी पर्सनल बायसनेस ये दोनों ही दिखा सकते हैं, तो इनसे फ्री होना चाहिए। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट। या सीधी सी बात कह रहा है कि हर ट्रांजैक्शन के लिए एक एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट इज एविडेंस ओनली। हाँ लिख देता हूं मैं आपके लिए, एविडेंस। ठीक है, एंड वाउचर्स सच एज कैश मेमोज, वो एविडेंस क्या हो सकते हैं? कैश मेमोज हो सकते हैं, मेरे इनवॉइसेस हो सकते हैं, बिल्स हो सकते हैं, पे इन स्लिप हो सकती है, या कोई भी अदर एग्रीमेंट हो सकता है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात बिल्कुल क्लियर है, हमें सारे कंसेप्ट समझ आ चुके हैं एग्जाम्पल्स के साथ, कोई इश्यू नहीं है। फिर कीजिए इसको, मिलते हैं आगे दोबारा।